हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इथीरियम मर्ज क्या है और कैसे ये अगर सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया जाता है तो आने वाले टाइम में इथीरियम जो है उसका प्राइस जो है काफ़ी हद तक एप्रिसिएट हो सकता है। तो है क्या ये, इसमें किया क्या जा रहा है और इसके होने की वजह से क्या रीजन होंगे ऐसे लॉजिकल कि जिसकी वजह से इथेरियम का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा एप्रिसिएट कर सकता है। ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज टेलीग्राम पे हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेटेड कंटेंट डालते रहते हैं जो बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता, उसके लिए एक स्पेशली कोई वीडियो बना के डाली जाए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इथीरियम मर्ज के अंदर क्या किया जा रहा है कि इथीरियम जो भी है वो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म जो है उसको फॉलो करता है। अब आ जाता है कंसेंसस मैकेनिज्म होता क्या है। देखिए, बहुत सारे ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी नोट्स होती हैं। बहुत सारी जो नोट्स होती हैं वो बहुत सारी एंटिटीज के द्वारा संभाली जाती हैं और इन नोट्स के बीच में एक सर्वसहमति बनाना, उसको हम बोलते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म। कंसेंसस का मतलब क्या है? सर्वसहमति स्टेब्लिश करना। अब ये सर्वसहमति क्यों बनानी जरूरी है? क्योंकि आपको पता होगा कि ब्लॉकचेन के अंदर जो ब्लॉक को क्रिएट करता है, जो ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन्स को ऐड करते हैं, उनको मिलता है क्या? उनको रिवॉर्ड मिलता है। अब अगर किसी ब्लॉकचेन के अंदर हजारों या लाखों नोट्स हैं, अब उसमें से कौन ऐसा इंसान होगा, अगर कौन ऐसी नोड होगी जिसको वो राइट मिलेगा कि वो नया ब्लॉक को ऐड कर सके और उसी को रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ये कैसे चूज किया जाए? अब ऐसा तो है नहीं कि सेंट्रलाइज तो है नहीं कि तू कर दे, तू कर दे, तू कर दे, तू कर दे या तू कर दे, ऐसे करके तो कर नहीं सकते। एक एक नियम बनाना पड़ेगा जिसको हम कंसेंसस एल्गोरिदम भी बोलते हैं, कि मैथमेटिकली मैथ के तरीके से एक सर्वसहमति को बनाना। ठीक है, कंसेंसस एल्गोरिदम क्या हो गया? मैथ को यूज करके, फॉर्मूलाज को यूज करके या मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज करके एक सर्वसहमति बनाना। कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है? सर्वसहमति पे लोग जितने भी नोट्स हैं इनको लेके आना कि भाई ये हम मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, इसके हिसाब से सब लोग चलेंगे और इस मैकेनिज्म के हिसाब से जो नोट सेलेक्ट की जाएगी उसको ये राइट मिलेगा, उसको फिर रिवॉर्ड मिलेगा। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है। नोट्स के बीच में एक सर्वसहमति स्टेब्लिश करना। और ये क्यों जरूरी है? ताकि किसी को भी ये ना लगे कि सब कुछ भी अनफेयर है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिसेंट्रलाइजेशन तभी हो पाएगा जब हर किसी को बराबर एक मौका मिलेगा और एक मैथमेटिकल तरीके से चीजें चूज की जाएंगी, ना कि एक सेंट्रलाइज तरीके से। अब आ जाते हैं कि इथेरियम जो भी कौन सा कंसेंसस मैकेनिज्म इथेरियम अभी यूज करता है? प्रूफ ऑफ वर्क। और अभी वो शिफ्ट किस पे कर रहा है? मर्ज में क्या हो रहा है कि इथेरियम जो अभी जो ब्लॉकचेन है उसको शिफ्ट करा जा रहा है किस पे? प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे। अब प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों एक तरीके से कंसेंसस मैकेनिज्म के पार्ट हैं। तो कंसेंसस मैकेनिज्म में बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, और इन सबको मैं आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये सब चीजें होती क्या हैं। बट अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऊपर ऊपर से एक चीज समझा देता हूं सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए यहीं पे कि ये प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक में डिफरेंस क्या होता है। प्रूफ ऑफ वर्क, इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि प्रूफ देना है किस चीज का? काम का। प्रूफ ऑफ वर्क, काम का प्रूफ दो कि भाई आपने काम किया। तो इसको आप ऐसा समझिए कि प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि जितनी भी नोट्स होती हैं, अब जैसे अगर मैं बिटकॉइन का एग्जांपल ले लूं, इथेरियम का एग्जांपल ले लूं, यहां पे क्या होता है, जितनी भी ये नोट्स जो होती हैं, जो ऑपरेट कर रही होती हैं, जितना भी मैं बात करूं, जो माइनर्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या किया जाता है कि सबको एक मैथमेटिकल पजल दे दी जाती है। आप ऐसे समझिए, मैं बिटकॉइन के एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि बिटकॉइन जो है सबसे फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, साथ ही साथ प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो वहां पे होता क्या है कि एक मैथमेटिकल पजल दी जाती है। अब आप मान लीजिए कि एक रूम है जिसमें 1000 लोग हैं और ये 1000 माइनर्स हैं, ये बैठे हुए हैं क्या लेके? अपना कंप्यूटर, अपने सारे के सारे मतलब हाईटेक डिवाइसेस लेके बैठे हुए हैं। अब इन 1000 लोगों को हमारे को अगर काम करवाना है, या प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस एल्गोरिदम हमें इन 1000 लोगों के ऊपर यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम इन 1000 लोगों को यहाँ पे क्या किया जाता है? एक मैथमेटिकल पजल दे दी जाती है कि एक क्रिप्टोग्राफिक पजल निकलती है, एक मैथमेटिकल पजल, और वह इनको दे दी जाती है और इनको बोला जाता है कि जो इस पजल को सबसे पहले सोल्व करेगा वो उसको राइट मिलेगा न्यू ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन्स को ऐड करने का। ठीक है, आप समझ गए कि 1000 लोग हैं, उनको एक पजल दी, अब उसमें जो सबसे पहले सोल्व करेगा उसको राइट मिलेगा न्यू ब्लॉक क्रिएट करने का, उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स को ऐड करने का।
और उसी को रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो इसका मतलब अब ये 1000 लोग थे, ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे से कंपीट करेंगे। कंपीट कैसे करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा हाई एंड मशीन्स अपने पास रखेंगे कि जिसके पास सबसे ज़्यादा एडवांस मशीन्स होंगी, सुपर फास्ट मशीन्स होंगी, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो जल्दी उस पजल को सोल्व कर पाएगा। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, एक के 1000 लोग जो थे, एक के 1000 माइनर लगे हुए हैं एक क्रिप्टोग्राफिक पजल को सोल्व करने के लिए। तो 1000 इस समय मतलब कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और एक पजल को सोल्व कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, जो इंसान सबसे पहले पजल को सोल्व करता है, जो माइनर, वो बोलता है कि मैंने तो पजल जो है उसको सोल्व कर लिया। उसके बाद उसका जो उसने सॉल्यूशन दिया है वो बाकी के जो माइनर्स होते हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब उनसे पूछा, वो सब लोग अब चेक करते हैं कि क्या ये जो सॉल्यूशन है ये सही है या नहीं। अब जब वो उसको चेक करते हैं कि क्या वो सॉल्यूशन सही है या नहीं, उसके बाद अगर 50% से ज़्यादा, अगर माइनस, अगर मैं बात करूं कि 51%, हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि अगर 50% से ज़्यादा, मतलब 51% हम ले लेते हैं कि 51% लोगों ने अगर बोल दिया कि हाँ ये जो सॉल्यूशन है ये सही है, तो फिर एक तरीके से वो ब्लॉक जो है वो ऐड कर सकता है जो माइनर है। अब यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक पजल दी, उसमें 1000 लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है, सिर्फ किस लिए, ताकि उन 1000 में से बिना किसी को निराश किए एक को चुना जा सके। और वो एक क्या करेगा, वो एक अगला ब्लॉक क्रिएट करके उसमें ट्रांजेक्शन को ऐड करेगा। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ चूज करने के लिए कि वो कौन होगा जो ब्लॉक को ऐड करेगा, उसमें ट्रांजेक्शन ऐड करेगा और जिसको रिवॉर्ड मिलेगा, हमने क्या किया, 1000 लोगों से उनकी एनर्जी जो थी, जो उन्होंने पजल को सोल्व करने में यूज की, वो उनकी लगवा दी। ठीक है। अब ये तो हो गया प्रूफ ऑफ वर्क कि काम का प्रमाण दो, सारे के सारे लोग काम पे लग जाओ, जो सबसे पहले काम करके देगा उसको मौका मिलेगा। ठीक है, सिंपल इसको ऐसे समझ लो। इसको इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरी कंसेंसस मैकेनिज्म वाली जो वीडियो आएगी, उसमें हम प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी और बाकी भी जो डिफरेंट कंसेंसस मैकेनिज्म होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक को आप देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क क्या, काम का प्रूफ दो, काम का प्रमाण दो। प्रूफ ऑफ स्टेक, स्टेक क्या है, हिस्सेदारी का प्रमाण दो। स्टेक मतलब आपने कई बार सुना होगा कि एक प्रॉपर्टी के अंदर भी कि इस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा भी स्टेक है, 50% मेरा भी स्टेक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका 50% हिस्सेदारी है एक तरीके से। हाँ, या सॉरी, मैं इसको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम कई बार बोलते हैं ना कि यार ये इस काम को ना ये अच्छे से हो जाना चाहिए क्योंकि मेरी इज्जत इस पे दाव पे लगी हुई है, मतलब मेरी प्रेस्टीज जो है वो स्टेक पे है। हम इस तरीके से बात करते हैं कई बार। तो स्टेक का मतलब क्या होता है कि जब हम एक तरीके से वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इन सब जगह पे, यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर किस तरीके से चूज किया जाता है। देखिए काम यहाँ पे भी वही हो रहा है। प्रूफ ऑफ वर्क में भी क्या था, 1000 माइनर है, एक को चूज करना है, मैथमेटिकल तरीके से चूज करना पड़ेगा ताकि बाकी 999 भी नाराज ना हो जाए। तो उसके लिए क्या किया, एक पजल दे दी, जो सोल्व करेगा सबसे पहले उसको मतलब राइट दे दिया। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक ने क्या सोचा, यार ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्टिंग कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे हजारों लोग बिना मतलब में सिर्फ इसलिए कि एक को चुनना है, उसके लिए आप 1000 लोगों से इतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करवा रहे हो, इतने ज्यादा रिसोर्सेज यूज करा रहे हो। तो प्रूफ ऑफ स्टेक ने इसको क्या सोल्यूशन निकाला, उन्होंने बोला कि आप जितने भी लोग हो, आप कुछ अगर मैं बात करूं इथेरियम ब्लॉकचेन की, तो आपको कुछ जो इथेरियम है वो स्टेक पे देना पड़ेगा। मतलब स्टेक मतलब आप एक तिजोरी के अंदर बंद कर दीजिए, वो हम एक तरीके से उसका एक्सेस अब आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया, उसको स्टेक पे दे दिया। मतलब आपने एक काम करने के लिए हमें मतलब वो चीज क्या बोलते हैं उसको, कि गिरवी रख दी एक तरीके से, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां पे आपको एक जॉब करने का मौका दिया। ठीक है, वहां पे आपको क्या बोला कि यार ये डिपार्टमेंटल जो स्टोर है हमारा, यहाँ पे आप हमारे पूरे स्टोर में सुबह से लेकर रात तक काम करोगे तो हम आपको 1000 रुपए देंगे। तो आपने बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो ओनर है उसको टेंशन है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर में हो सकता है कि 25 लाख रुपए का सामान हो, तो उसको ये टेंशन है कि यार इसको 1000 रुपए मैंने देने सैलरी, लेकिन उससे बड़ा खतरा ये है कि ये मेरे 25 लाख का सामान लेके ना भाग जाए। तो उस केस में अगर डिपार्टमेंटल स्टोर आपको ये बोले कि आपको मैं ये जॉब दूंगा, दिन का 1000 रुपए भी दूंगा, लेकिन पहले आपको मेरे पास 25 लाख रुपए एक तरीके से एज ए स्टेक मेरे पास जमा करना पड़ेगा। ये क्यों मैंने अपने पास रखा है कि अगर बाई चांस आपने कुछ गलती किया, कुछ गड़बड़ किया, कुछ घोटाला किया, तो मैं इसमें से आपकी पेनल्टी काट लूंगा। एटलीस्ट मेरे को ये सिक्योरिटी है कि भाई तूने कुछ घोटाला भी कर दिया तो वो 25 लाख का ही तो सामान ले जाएगा, उतने का तो मैंने तेरे से पैसा ले लिया, तो हमें लॉस ना हो। तो एक तो ये इसके पीछे रीजन होता है। दूसरा कंसेंसस मतलब मैकेनिज्म के अंदर, प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर एक चीज क्यों की जाती है कि यहाँ पे फिर जो जितना ज्यादा स्टेक रखता है, जो जितना ज्यादा गिरवी रखता है चीज, आप समझ रहे हैं गिरवी एग्जैक्ट
करेक्ट वर्ड नहीं होगा यहाँ के लिए, लेकिन मुझे लगता है आप समझ रहे होगे इससे, कि जो जितना ज़्यादा गिरवी रखता है। अब आप मान लो एक दुकान वाला है, अब उसको ये पता है कि इस दुकान पे काम करके आप एक दिन में 1,000 रुपए कमा सकते हो। अब उसने क्या किया, मार्केट में सबके लिए पोजीशन ओपन कर दी। उसने क्या बोला कि जितने भी लोग हैं मेरे यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं मेरी दुकान पे, उनको एक दिन का 1,000 रुपए मिलेगा, बट ये काम मैं उसको ही दूंगा जो एटलीस्ट 25 लाख रुपए मेरे पास गिरवी रखेगा पहले, मतलब एज ए सिक्योरिटी मेरे पास डिपॉजिट करेगा। गिरवी से ज्यादा अच्छा है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, जो मेरे पास 25 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देगा। और अगर कोई इससे ज्यादा देगा तो उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे इस जॉब को पाने के। अब मान लो कि आप गए, आपने बोला यार ये लो 25 लाख रुपए और मुझे ये जॉब दे दो, क्योंकि मैं महीने का 30,000 रुपए कमाता रहूंगा, और जिस दिन मैं बोलूंगा कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, मेरा 25 लाख आप मुझे वापस कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपने ये चीज चल रही थी। तभी एक दूसरा बंदा आता है, वो बोलता है मैं 50 लाख दूंगा, आप मुझे ये जॉब दे दो, 30,000 रुपए मैं महीने के कमा लूंगा, और जिस दिन मैं छोड़ूंगा आप मेरे 50 लाख वापस कर देना। कोई आगे बोलता है 75 लाख ले लो, कोई आगे बोलता है 1 करोड़ रुपए ले लो। तो अब क्या है, अब कैसे डिसाइड करें? अब अगर सीधा ऐसे डिसाइड कर लें कि जो सबसे ज्यादा पैसे देगा या सबसे ज्यादा पैसे हमारे मतलब स्टेक रखेगा क्या बोलते हैं उस दुकानदार के पास, उसको मैं दूंगा, तो फिर बाकियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, कि बाकी बोलेंगे यार ये तो फिर सिर्फ अमीरों की बात होगी, कि जो सबसे ज्यादा अमीर होगा उसी को काम मिलेगा हर बार, तो ये तो गलत है। तो इसका मतलब एक तरीके से सॉल्यूशन क्या निकाला जाता है प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर, कि प्रूफ ऑफ स्टेक में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो 1,000 जो वहां पे माइनर्स बैठे हैं उनमें से ऐसे ही रैंडमली किसी को चूज नहीं किया जाता। उनमें सबसे पहले उनको क्या बोला जाता है, आप सब लोग अपना कुछ ना कुछ जो है स्टेक, जितना आप अपनी तरफ से रख दे सकते हो हमें दो। अब आप सब लोगों ने, किसी ने, मतलब एटलीस्ट अगर मैं बात करूं वैलिडेटर अगर आपको बनना है प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर, अगर मैं इथेरियम की ही बात करता हूं तो वहां पे शायद 32 इथेरियम है, कि 32 इथेरियम आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए, तब जाके आप एक वैलिडेटर बन सकते हो। सेम चीज है प्रूफ ऑफ स्टेक में, जिनको वैलिडेटर बोलते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क में उनको माइनर बोलते हैं। तो आप माइनर और वैलिडेटर में कंफ्यूज मत हो जाना। नॉर्मली प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर वैलिडेटर वर्ड यूज होता है, प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर माइनर यूज होता है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से एक क्राइटेरिया रख दिया कि भाई एटलीस्ट 32 इथेरियम जो रखेगा वो एक हमारा वैलिडेटर बन सकता है। अब वहां पे हुआ क्या, कोई 32 रखेगा, कोई हो सकता है कि 64 रखे, कोई हो सकता है कि 128 रखे, कोई हो सकता है उससे भी ज्यादा रखे। तो अब यहाँ पे क्या किया कि उन जितने भी लोग अब वो 1,000 माइनर बैठे हैं, उनको कोई पजल नहीं दी कि वो अपना 1,000 लोग अपनी कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसको सोल्व करने में। उन सबको सिंपल क्या बोल दिया, भाई अपना अपना जितना जितना स्टेक पे रख सकते हो रख दो। अब रैंडमली जितने भी लोग हैं, किसी ने मैं जैसे बता रहा हूँ, किसी ने 32 दिया, तो किसी ने 64, तो किसी ने 128, तो किसी ने 256, इतना करके जितना कितना भी हो सकता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अब चूज कैसे किया जाएगा, कि किसी ने अगर 32 दिया और किसी ने अगर 64 दिया, तो 32 वाले का 1 वोट काउंट होगा, 64 वाले के 2 वोट काउंट होंगे, 128 वाले के 4 वोट काउंट होंगे, 256 वाले के 8 वोट काउंट होंगे, इस तरीके से। और ये अलग अलग हो सकता है, मतलब ये एग्जैक्ट रूल नहीं है, हर जो ब्लॉकचेन है वो अपना अलग अलग क्राइटेरिया रखती है एक तरीके से। बट ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि होता क्या है। अब यहाँ पे क्या है, 1,000 लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी जो कैपेसिटी थी उसके हिसाब से कुछ ना कुछ स्टेक रख दिया, अब एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया, उन्होंने बोला हमें काम दो। अब यहां पे भी मैथमेटिकल तरीके से चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप उन 1,000 में से किसी को भी गुस्सा तो नहीं कर सकते, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन भी मेंटेन करना है। तो अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनाया कि भाई जिसका जितना ज्यादा परसेंटेज में स्टेक होगा उसके उतने ज्यादा परसेंटेज में वोट होंगे। अब एक ड्रॉ निकलेगा, उसमें से जिसका नाम निकल जाएगा उसको राइट दे दिया जाएगा कि वो अगला ब्लॉक जो है उसको अंदर उसको अगले ब्लॉक को मतलब ब्लॉकचेन में ऐड करेंगे, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस को ऐड करेंगे और उन्हीं को रिवॉर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे लग रहा है कि चलो हाँ फिर ठीक है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में क्या था कि क्योंकि प्रॉब्लम तो प्रूफ ऑफ वर्क में भी थी, यहाँ पे आपको लग रहा होगा हाँ यार ये थोड़ा सा तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो जितना बड़ा जो ज्यादा पैसे वाला होगा उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे उसका बार बार उसका नाम आने के, क्योंकि उसका जो स्टेक है वो ज्यादा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये और वो प्रॉब्लम प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर भी है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में भी यही होता है कि जो जितना ज्यादा पैसे वाला होगा माइनर, वो उतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट रख पाएगा, वो उतनी ज्यादा हाई कैपेसिटी के इंस्ट्रूमेंट खरीद पाएगा, और उसके उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं पजल को सोल्व करने के। तो प्रॉब्लम तो दोनों के अंदर है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या हुई कि वहां पे भी पैसे वाले जो थे प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था, प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर भी जो ज्यादा मतलब स्टेक पे रखेगा उनको एक ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट दोनों में एक डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया कि वहां पे जब मैं ब्लॉक को ऐड करने के लिए किसी एक इंसान को चूज कर रहा हूं प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर, तो 1,000 लोगों कंप्यूटर अपना की एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। यहां पे मैंने क्या किया, सिंपल गिरवे रखवा लिया, एक ड्रॉ करवा लिया, और जो निकल के आया उसमें से मैंने उस बंदे को बोल दिया कि भाई आप वैलिडेटर, आप सेलेक्ट हुए हो, आपको चूज किया गया है, आप नए ब्लॉक को ऐड करो, उसमें ट्रांजेक्शन को फिल करो। यहां पे क्या हुआ, मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो बच गई, कि यहां पे अब 1,000 लोगों को पजल सोल्व करने में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की थी अब वो प्रूफ ऑफ स्टेक में नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपको
थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा या शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, जहां पे काम का प्रमाण दिया जाता है पजल को सोल्व करके। प्रूफ ऑफ स्टेक में हिस्सेदारी का प्रमाण दिया जाता है कि मैंने अपना इतना हिस्सा दिया है, मैं अपना इतना हिस्सा यहाँ पे के पास एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट रख रहा हूँ। चलिए अब इसको ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं जाते, वो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर काम का प्रमाण देना पड़ता है, प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर अपने हिस्सेदारी का प्रमाण देना होता है, और उसके हिसाब से, और ये दोनों के दोनों चीज़ क्या है, किसका पार्ट है, कंसेंसस मैकेनिज्म का। तो इन दोनों चीज, चाहे प्रूफ ऑफ वर्क हो चाहे प्रूफ ऑफ स्टेक हो, इनका मेन काम क्या होता है, उस एक इंसान को सर्वसहमति के साथ चूज करना, सो डेट कि डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना आए। ठीक है, तो अब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे क्यों किया जा रहा है इथेरियम को, मुझे लगता है कि आपको इस जो हमने अभी डिस्कस किया इसमें इसका आंसर मिल गया होगा। अगर आपको, मैं फिर भी चीज क्लियर कर देता हूं, दो रीजन की वजह से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आया जा रहा है। पहली चीज, एक तो प्रूफ ऑफ स्टेक होने के बाद जो फास्ट हो जाता है पूरा का पूरा ब्लॉकचेन जो है, क्योंकि अब वो टाइम वेस्ट नहीं होता कि पहले क्या बोलते हैं, सारे लोग मिलके पजल सोल्व करेंगे, फिर उसमें से 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो देखेंगे कि सही से सोल्व हुई है नहीं है, उसके बाद जाके वो बंदा जो है वो ट्रांजेक्शन्स को ऐड करेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे फालतू की नहीं होती हैं। यहाँ पे सिंपल क्या होता है प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर, सिंपल सा स्टेक के हिसाब से मैथमेटिक एक तरीके से पूल सिस्टम के हिसाब से चूज किया, बोला भाई काम कर, तो सीधा यहाँ पे क्या है, फास्ट तरीके से काम होता है। तो एक तो क्या होगा, जैसे ही ये मर्ज सक्सेसफुली अगर कंप्लीट होता है प्रूफ ऑफ स्टेक पे, तो इथेरियम जो ब्लॉकचेन है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या होगा, एनर्जी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि प्रूफ ऑफ, अब आप इतना समझ गए कि प्रूफ ऑफ वर्क में ज्यादा एनर्जी यूज होती है, प्रूफ ऑफ स्टेक में इतनी एनर्जी यूज नहीं होती। और आप सरप्राइज हो जाओगे ये जान के कि जब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जब इथेरियम जो है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा, तो 99.99% से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी। तो अब आप समझिए कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बचा रहे हैं सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाके। 99.99% इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी, जो कि वेस्ट हो रही थी अभी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म। ठीक है, अब वैलिडेटर का अगर मैं बात करूं तो वैलिडेटर का काम क्या रहता है। देखिए, वैलिडेटर क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक को माइन करते हैं अगर उनको चूज कर लिया जाता है तो, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक है, 1000 लोग बैठे हैं, अब उन्होंने स्टेक रख दिया, अब उनमें से मैथमेटिकली एक बंदा चूज कर लिया, तो जिसको चूज किया है उस वैलिडेटर का क्या काम है, माइन करना ब्लॉक को। और जो बाकी के वैलिडेटर हैं उनका क्या काम है, ये चेक करना कि सब कुछ वैलिडेट करना कि सब कुछ सही से है या नहीं है। तो वैलिडेटर क्या करते हैं, माइन करते हैं अगर चूज कर लिया जाता है तो, और अगर नहीं चूज किया जाता है तो वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो क्या आप वैलिडेटर बन सकते हो, क्या मैं वैलिडेटर बन सकता हूं? हाँ जी, कोई भी इंसान वैलिडेटर बन सकता है। और एक वैलिडेटर के लिए जो आज के टाइम पे जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो है 32 इथेरियम आपको एज ए स्टेक रखना होगा। 32 इथेरियम का अगर आप स्टेक रखते हैं तो आप भी एक वैलिडेटर बन सकते हैं। अदरवाइज जो ऑप्शन रहते हैं वो क्या रहते हैं कि कई लोगों के पास 32 इथेरियम नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पूल हो उसके अंदर वो अपना स्टेक लगा सकते हैं। कि मान लो एक इंसान है जिसके पास 32 इथेरियम है और आप वो एक वैलिडेटर है, तो आप अपने भी इथेरियम उसके पूल में डाल सकते हो, सो डेट कि उसकी वोटिंग पावर और ज़्यादा बढ़ जाए। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और वहाँ से भी आप एक तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। अब प्राइस जो है वो क्यों इंक्रीज हो जाएगा, एक चीज आपने देखी होगी कि जैसे ही प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ जाएगा लोग बोलते हैं कि, और हमने अभी देखा भी है कि इथेरियम का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और आने वाले टाइम में और ज्यादा इंक्रीज होगा अगर ये सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है, सिंपल देखिए, उसका एक, अभी मैं एक सिंपल रीजन बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में एक थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगा, वहां पे दूसरा रीजन बताऊंगा। तो सबसे पहले पहला रीजन समझते हैं। देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर एक जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आपको कोई कुछ चीज पहले से गिरवी नहीं रखनी होती या एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखना होता। तो होता क्या है, जब प्रूफ ऑफ वर्क में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट ही नहीं जाता था तो इथेरियम जो होता था कहीं ना कहीं वो सारा का सारा मार्केट के अंदर ही है। ठीक है, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर क्या होगा कि आपको अगर वैलिडेटर बनना है तो आपको इथेरियम जो है उसको स्टेक करना होगा, और अगर आपने एक बार स्टेक कर दिया तो अब तो वो किसी और काम में नहीं हो सकता, ना आप उसको बाय सेल कर सकते, ना आप उसका कोई और यूज कर सकते, क्योंकि वो एक तरीके से कहीं पे एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा हो गया है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि 30% तक जो अपने इथेरियम की टोटल सप्लाई का लगभग 30% तो ऐसा होगा जो कि स्टेक में चला जाएगा। तो हुआ क्या, अगर स्टेक हो गया वो तो वो यूज नहीं हो सकता, तो इसका मतलब जो टोटल सप्लाई है इथेरियम की उसमें एकदम से 30% की कमी आएगी। और जब भी सप्लाई गिरती है और डिमांड बढ़ती है या उतनी ही रहती है, डिमांड चाहे बढ़े, नो डाउट आने वाले टाइम में बढ़ेगी, अगर आज के जितनी भी डिमांड रहती है, लेकिन अगर 30% सप्लाई कम हो जाए तो उसका क्या नतीजा निकलेगा
कि रेट जो है बढ़ेगा। ये तो सिंपल सा प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई का, कि किसी चीज़ की अगर सप्लाई कम हो जाए, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा तो 30% से आसपास तो सीधा स्टेक पे चला जाएगा। तो जब इतना ज़्यादा स्टेक हो जाएगा, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा हो जाएगा, तो सप्लाई कम होगी, और जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइस बढ़ेगा। तो इसलिए इथेरियम का जो प्राइस है आने वाले टाइम में बढ़ेगा। तो एक तो ये रीजन है, दूसरा रीजन हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस समय इथेरियम की क्या सिचुएशन है? देखिए, इस समय इथेरियम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क स्टेज पे है, लेकिन साथ ही साथ जो बेकन एक तरीके से जो चेन है वो पैरेलली उसके एक रन की जा रही है। तो हो क्या रहा है, एक तो इथेरियम मेन नेट है जो प्रूफ ऑफ वर्क पे चल रहा है, साथ ही साथ बेकन जो चेन है वो भी पैरेलली रन कर रही है, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रही है। तो इस समय दो पैरेलल ये क्यों चल रहा है कि सारा का सारा देखा जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्या सारी की सारी ट्रांजैक्शन सही से एग्जीक्यूट हो पा रही हैं। तो एक तरीके से इस समय इथेरियम के अंदर मेन नेट भी चल रहा है, साथ साथ जो बेकन है वो चेन भी चल रही है। और होगा क्या, जैसे ही ये मर्ज होगा, मर्ज का मतलब क्या होगा कि फिर कंप्लीट जो है, जो पूरा प्रोसेस है वो एक तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ जाएगा। तो इस समय दो लेयर्स हैं अगर हम बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में दो में क्या है, एक तो मेन नेट, एक बेकन है। मेन नेट है प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रही है, जो बेकन है वो एक तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रही है। और मर्ज के बाद जो बेकन लेयर है वो कंप्लीटली आगे उसको कंटिन्यू करेगी, और जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो कंप्लीटली हट जाएगा। तो ये इस समय सिचुएशन है। और मर्ज कहा ही उस चीज को जा रहा है, मर्ज का मतलब ही है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो जाना। अब देखो, एक और बहुत बड़ा सप्लाई क्राइसिस आने वाला है इथेरियम के अंदर। उसका रीजन क्या है कि आज की अगर हम बात करें, बिफोर मर्ज की अगर मैं बात करूं, जब तक मर्ज नहीं हुआ है तब तक अगर मैं बात करूं, तो एक दिन के अंदर 14,600 के आसपास लगभग इथेरियम प्रोड्यूस होते हैं। आप समझ रहे हैं, जिसमें आपका माइनिंग भी आ जाता है, स्टेकिंग भी आ जाता है, ठीक है। एक दिन के अंदर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं इथेरियम नए? 14,600 के आसपास, ठीक है। लेकिन जब ये मर्ज कंप्लीट हो जाएगा, जब ये कंप्लीटली प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाएगा, तो वो 14,600 की जगह एक दिन में कितने नए इथेरियम प्रोड्यूस होंगे? सिर्फ 1600, लगभग 1600। आप समझ रहे हैं? तो आप एक चीज समझिए, 14,600 एक दिन में नए इथेरियम आ रहे थे, अब वो 14,600 की जगह सिर्फ 1600 नए इथेरियम अगर एक दिन के अंदर प्रोड्यूस होंगे, तो जो नए इथेरियम प्रोड्यूस हो रहे थे उनकी सप्लाई में लगभग 90% की कमी आ गई। तो ठीक है, एक तो प्रूफ ऑफ स्टेक में स्टेक हो जाएंगे, वहां से कमी आ गई 30% की, ठीक है। प्लस जब ये कंप्लीटली प्रूफ ऑफ स्टेक पे हो जाएगा, तो जब यहाँ पे माइनिंग वाले जब कंप्लीटली हट जाएंगे, तो यहाँ पे होगा क्या कि 14,600 इथेरियम एक दिन में जो प्रोड्यूस होते थे उसकी जगह होंगे 1600 इथेरियम। तो 90% इथेरियम जो है वो कम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। फिर से सप्लाई क्रंच, प्लस जो बर्न होगा, बर्न का जो रेट है वो क्या रहने वाला है, वो भी लगभग 1600 या उससे ज्यादा रहेगा एक दिन में जितने इथेरियम बर्न होंगे। तो अब आप समझिए कि एक दिन में आफ्टर मर्ज प्रोड्यूस कितने होंगे इथेरियम? लगभग 1600 इथेरियम एक दिन के अंदर, ठीक है। लेकिन बर्न कितने होंगे, खत्म कितने हो जाएंगे हमेशा के लिए? वो होंगे 1600 या उससे ज्यादा। तो अब यहां पे क्या होगा, अगर 1600 नए प्रोड्यूस हुए, 1600 ही बर्न हुए, तब तो ठीक है, मतलब एक तब भी अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन तो खत्म ही हो गया इथेरियम के अंदर। लेकिन 1600 प्रोड्यूस हुए और 10,000, अगर मैं आज का टाइम की भी बात करूं, एक नॉर्मल सिनेरियो की, 10,000 लेकिन अगर बर्न हो रहे हैं, तो क्या होने लग जाएगा, इथेरियम की सप्लाई जो है वो कम होने लग जाएगी। जो हम बोलते हैं ना डिफ्लेशनरी, वो एसेट बन जाएगा ये, कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो डे बाय डे कम होती रहेगी। पहले कम कैसे हुई? 30% सप्लाई प्रूफ ऑफ स्टेक ने वैसे कम कर दी, स्टेकिंग में चली गई। बाकी कैसे कम हुई? पहले जो 14,600 थे अब वो सिर्फ 1600 पे आ गए, और जो बर्न हो रहा है वो 1600 या उससे ज्यादा हो रहा है। तो जब बर्न ज्यादा होगा और तो क्या होगा, सप्लाई कम होती रहेगी। और आपको पता है कोई भी ऐसा एसेट जिसकी सप्लाई कम होती रहे और डिमांड बढ़ती रहे, क्योंकि तो क्या होगा, उसका रेट बढ़ेगा। तो इसलिए जो इथेरियम जो है, जो ये पूरा का पूरा मर्ज है, ये इतना बड़ा एक इवेंट होने जा रही है ब्लॉकचेन के वर्ल्ड के अंदर कि सबकी नजरें इसके ऊपर टिकी हुई हैं। क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहता है
तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इथेरियम जो है वो ड्रास्टिकली उसका जो प्राइस है वो एकदम से गिर भी सकता है। तो देखना होगा कि क्या सक्सेसफुल तरीके से और कब तक सक्सेसफुल तरीके से। बहुत सारी न्यूज़ आ रही है 19 सितंबर या 21 सितंबर को ये मर्ज जो है वो हो जाएगा। बहुत सारी न्यूज़ है कि नहीं, अभी श्योर नहीं है, हो सकता है कि डिले हो जाए और Q3 Q4 पे ही चला जाए। तो देखते हैं ये कब तक होगा। बट मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मर्ज क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में डिफरेंस क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में जाने का बेनिफिट क्या है, एंड प्रूफ ऑफ स्टेक में जाने के बाद कैसे सप्लाई कम होगी और इस सप्लाई कम होने की वजह से कैसे इथेरियम का रेट जो है वो ड्रास्टिकली मल्टीफोल्ड बढ़ सकता है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो में जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कंसेंसस जो मैकेनिज्म्स हैं इनके ऊपर हम डिटेल में वीडियो लेके आएंगे, बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारी जो बुक है बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ये लॉन्च हो चुकी है। आप अमेजोन पे जाके इसे अभी बाय कर सकते हैं और आप सब लोगों के प्यार की वजह से अभी हमारी जो बुक है वो बेस्ट सेलिंग के अंदर ट्रेंड कर रही है अमेजोन पे। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर सब कुछ समझना है, बेसिक्स की एक होता है ना कि 5 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाए एक लॉजिकल तरीके से, पूरी की पूरी जो ये टेक्नोलॉजी है इसके बारे में पूरा कंप्लीट बेसिक्स उनके क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। और इस बुक के अंदर भी अगर आप देखोगे तो चैप्टर जो 6 है जो 47 पेज से स्टार्ट होता है उसमें मैंने पूरे अच्छे तरीके से कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वो ये सब भी आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं तो डेफिनेटली आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार, किसी नए टॉपिक की बात करेंगे, किसी अच्छे टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।